नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और टाइम्स ऑफ स्वराज में हम बात कर रहे हैं मोदी शाह युग को अब चुनौती मिलनी शुरू हो गई है। जी हां, जिस तरीके से कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 8 बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री सहित 8 बड़े नेता अभी तक पार्टी छोड़ चुके हैं और उस नेता के सहारे उनके समर्थक सैकड़ों कार्यकर्ता अभी तक पार्टी छोड़ चुके हैं। आज प्रधानमंत्री कर्नाटक के एक पूर्व मंत्री को फोन पर बात कर उन्हें बधाई दिया कि आप कम से कम विरोध नहीं कर रहे हैं। मतलब जो कुछ भी हो रहा था वो सिर्फ उसके पीछे शाह ही नहीं थे, मोदी भी थे। और हमें लगता है कि जिस अंदाज में कर्नाटक में विद्रोह का सिलसिला चल पड़ा है, आने वाले समय में अगर हार होती है कर्नाटक में तो बीजेपी के लिए मोदी और शाह युग में का वाटरलू अगर साबित हो जाए कर्नाटक विधानसभा चुनाव तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि विरोध का स्वर कुछ इसी अंदाज में उठ रहा है। और वो स्वर याद करिए, शुरुआत कहाँ से हुई थी? झारखंड से, जब सरयू राय का टिकट काटा गया था। क्या हुआ? सरयू राय चुनाव जीत गए, उनका मुख्यमंत्री रघुवर दास चुनाव हार गए और बीजेपी भी सत्ता से बेदखल हो गई। बंगाल में भी कमोबेश जो स्थापित नेता था बीजेपी का, जो लगातार संघर्ष कर रहे थे, उनके साथ भी कुछ इसी तरीके का हुआ। विधानसभा चुनाव में क्या हासिल हुआ सबको मालूम है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी कमोबेश कई मुख्यमंत्रियों के खिलाफ शाह ने साजिश रची। केंद्रीय मंत्री तक को विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए भेज दिया। क्या हुआ? औंधे मुंह खानी पड़ी, वापस लौटना पड़ा केंद्रीय मंत्री को। और शाह और मोदी की इच्छा के विपरीत राज्यों में मुख्यमंत्री बने। और अब जो कर्नाटक में हो रहा है, और कर्नाटक में जिस स्तर की राजनीति हो रही है, अगर ये राजनीति सफल हो जाती है, विद्रोह की राजनीति, तो आने वाले समय में बिहार, झारखंड में तो स्थिति देख ही रहे हैं, बिहार में भी बगावत हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं हो, क्योंकि बिहार में भी बगावत के स्वर मजबूत होने लगे हैं। और 1 महीने से अधिक हो गए प्रदेश अध्यक्ष बने हुए, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की गठन सम्राट चौधरी नहीं कर पा रहे हैं। जिलों में भी स्थिति कमोबेश यही स्थिति है, कई जिलों में विद्रोह की स्थिति है। मतलब शाह और मोदी को लेकर जो एक बीजेपी के अंदर जो प्रभाव मंडल बना था, वो प्रभाव मंडल अब धीरे धीरे टूटता जा रहा है। और उसमें कर्नाटक आखिरी कील साबित हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जरा सुनिए कांग्रेस प्रवक्ता किस तरीके से प्रधानमंत्री के पूर्व मंत्री को फोन करने पर प्रतिक्रिया जाहिर की है, क्योंकि वे वही पूर्व मंत्री हैं जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। ऐसे में प्रधानमंत्री जो बात करते हैं, आज भी उन्होंने कहा है, जरा वो भी बात आप सुन लीजिए। आज ही उन्होंने कहा है सिविल सेवा डे के मौके पर कि भाई टैक्स देने वाले पैसे का लूट नहीं होना चाहिए, जिम्मेवारी आप पर है। जरा वो भी सुन लीजिए। और उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री को घेरा है, जरा वो भी सुन लीजिए। साथियों, किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का बहुत महत्व होता ही है और यह आवश्यक भी है, और ये लोकतंत्र की ब्यूटी है। हर दल की अपनी विचारधारा होती है। संविधान ने हर दल को यह अधिकार दिया है, लेकिन एक ब्यूरोक्रेट के तौर पर, एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर अब आपको अपने हर निर्णय में कुछ सवालों का अवश्य ध्यान रखना ही पड़ेगा। जो राजनीतिक दल सत्ता में आया है, वो टैक्स पेयर्स मनी का इस्तेमाल अपने दल के हित के लिए कर रहा है या देश के हित के लिए कर रहा है, उसका उपयोग कहां हो रहा है, ये आप लोगों को देखना ही होगा। दोस्तों, वो राजनीतिक दल अपने दल के विस्तार में सरकारी धन का उपयोग कर रहा है या फिर देश के विकास में उस पैसों का इस्तेमाल कर रहा है, वो राजनीतिक दल
अपना वोट बैंक बनाने के लिए सरकारी धन लुटा रहा है या फिर सभी का जीवन आसान बनाने के लिए काम कर रहा है। वो राजनीतिक दल सरकारी पैसे से अपना प्रचार कर रहा है या फिर ईमानदारी से लोगों को जागरूक कर रहा है। वो राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को ही विभिन्न संस्थाओं में नियुक्त कर रहा है या फिर सबको पारदर्शी रूप से नौकरी में आने का अवसर दे रहा है। वो राजनीतिक दल नीतियों में इसलिए तो फेरबदल नहीं कर रहा ताकि उसकी आकाओं की काली कमाई के नए रास्ते बने। आप अपने हर फैसले से पहले इन सवालों के बारे में जरूर सोचें। सरदार पटेल जिस ब्यूरोक्रेसी को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा करते थे, उसी ब्यूरोक्रेसी को उनकी अपेक्षाओं पर भी खरा उतरना है, क्योंकि अब अगर ब्यूरोक्रेसी से चूक हुई तो देश का धन लूट जाएगा, टैक्स पेयर्स मनी तबाह हो जाएगा, देश के युवाओं के सपने चकनाचूर हो जाएंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्री कर्नाटक के ईश्वरप्पा को फोन किया। ईश्वरप्पा जी का टिकट कट गया, पीडब्ल्यूडी के मंत्री थे, और उनको हिदायत दी कि वो विद्रोह ना करें, वो बागी ना हो, और उनसे ये भी कहा कि बाकी लोगों को विद्रोह करने से रोके, पार्टी में ही रोक कर रखे, क्योंकि भाजपा में तो ऐसी भगदड़ मची हुई है कि पलायन जबरदस्त होता जा रहा है। 40 से ज्यादा तो बागी कैंडिडेट है। ईश्वरप्पा जी प्यार से बात कर रहे थे प्रधानमंत्री से। टिकट कट जाने के बाद भी उनके घर के लोग आसपास थे, और सही बात है, प्रधानमंत्री से बात करना बड़ी बात होती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वही ईश्वरप्पा जी हैं जो पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, और इनके खिलाफ भाजपा के कार्यकर्ता संतोष पाटिल ने चिट्ठी लिखी और उसके बाद खुदकुशी कर ली, कमीशन खोरी का आरोप लगाकर 40%। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहती हूं, प्रधानमंत्री जी, आप ईश्वरप्पा जी को तो फोन करके रोकने की हिदायत दे रहे हैं, आपने संतोष पाटिल जी के परिवार को फोन किया क्या? आपने उनको कंडोलेंस दी क्या? आपने उनका कुशल क्षेम जानना चाहा क्या? आपने उनकी टोह ली क्या? क्योंकि वो भी आप ही का कार्यकर्ता था। और ये अलग बात है कि संतोष पाटिल की खुदकुशी के बाद कर्नाटक की कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने आपको तमाम ज्ञापन दिए, तमाम चिट्ठियां लिखी, आपने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, आपने उसका संज्ञान तक नहीं लिया। लेकिन अगर अब आपको लगता है कि आप 40% कमीशन की सरकार को लोगों को फोन करके बचा सकते हैं, तो ऐसे फोन तो आपने हिमाचल में भी किए थे। जब लोग मन बना लेते हैं तो आपके किसी फोन से ये डूबता जहाज डूबने से बच नहीं पाएगा कर्नाटक का आपका। लेकिन सवाल ये है कि कमीशन खोरी से, भ्रष्टाचार से, क्या सत्यपाल मलिक जी सही कह रहे थे? आपको वाकई में कोई विशेष नफरत नहीं है? हमने अडानी के केस में देखा है, लेकिन सोचा यहां पर भी पूछ लो, आपको वाकई कोई आपत्ति नहीं है? और अब ऐसा प्रतीत होता है कि इस 40% कमीशन का आपका पूरा पूरा आशीर्वाद प्राप्त था। और इसीलिए फिर से एक सवाल पूछूंगी, ईश्वरप्पा जी को तो फोन कर लिया, संतोष पाटिल के परिवार को फोन कब कीजिएगा? तो आपने दोनों बात सुना, कौन कितना ईमानदार है वो आप पर निर्भर करता है, आप तय करिए, क्योंकि बात बड़ी बड़ी हो रही है। लेकिन जब बात ईमानदारी के को तराजू पर तौलने की होती है तो फिर सब उसी तरीके से हमाम में नंगे जैसे दिखते हैं।